आवाज़ इंडिया की आवाज़ विशेष में आपका स्वागत है। हमारे साथ देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री, विचारक, चिंतक, लेखक, अभ्यासक और बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी। हम आज बजट के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि देश के वित्त मंत्री ने लगभग 45 लाख करोड़ का बजट देश को दिया है और इस बजट में क्या है खास, और इस बजट के माध्यम से जो है हमेशा चर्चा होती रहती है कि सत्ताधारी पक्ष कहता है कि बजट अच्छा है, विपक्ष हमेशा कहता है कि बजट अच्छा नहीं है। तो इन सब के बीच में इस बजट में सच में क्या है, क्या नहीं है? क्या इस बजट से महंगाई बढ़ने वाली है या कुछ राहत देने वाला है लोगों को? तो इस बारे में आज हम सर से बात करेंगे। एक बेसिक सवाल से हम स्टार्ट करते हैं कि बजट क्यों बना जाता है और संविधान के किस हिस्से में इसका उल्लेख है, और ये बजट के माध्यम से क्या साध्य होता है? अमन जी, बजट बनाने की प्रक्रिया डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातंत्र में एक गवर्नमेंट का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में होती है। राइट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट के रूप में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है, बहुमत से पास होना पड़ता है। और इस साथ ही साथ सरकार क्या करना चाहती है अर्थनीति को लेकर, ओके। वो देश के सामने एक रखने का जरिया है। लेकिन इसके साथ जो इकोनॉमिक सर्वे नाम का एक सिस्टम जुड़ा है, वह इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये होता है कि हमने 4 साल पहले, 5 साल पहले, पिछले साल पहले कौन सी योजना डिक्लेयर की थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ, क्या उसमें कमियां रही और क्या करना चाहिए। इस तरह का एक रिपोर्ट जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट प्रेजेंट करने के पहले ये सादर किया जाता है पार्लियामेंट में। और नॉर्मली ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। एक्चुअली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल मैटर को लेकर कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें सेंट्रल स्टेट का भी अपना अपना हिस्सा कितना होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन का कौन सा तरीका होना चाहिए, कितना रेशो होना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो बजटरी एलोकेशन है, मतलब एक फाइनेंशियल प्लानिंग के रूप में गवर्नमेंट ने फंक्शनिंग करना चाहिए, इस तरह की संविधानिक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को लीड करने के लिए एक तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। और ये दो बड़े मैकेनिज्म इस देश के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं। और इस दिशा में किसी भी प्रजातंत्र में एक तो 5-6 साल की सरकारें होती है। जैसे अपने इंडिया में 5 साल की होती है, तो 5 साल का एक बजट कभी नहीं होता है। नहीं, हर साल का। इसलिए हर साल का, क्योंकि हर साल की रेवेन्यू कितनी होगी, फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, फसल किस तरह से आएगी, वो अलग अलग साल के अलग अलग सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर भी होता है, टोटल टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी होता है। और इसलिए एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में हम ये टैक्स, ये बजट जो रखने के सिस्टम है, उसको देखना चाहिए, जो गवर्नमेंट लोगों के सामने रख कर आती है। जी बिल्कुल, काफ़ी आसानी से सर ने इस बात को हमें समझाया। अब इस बजट में एक विशेषता जो कहते हैं, सरकार कहती है, और काफ़ी डिमांड भी थी लोगों की, कि जो सैलरी लोग क्लास है, उनका एक कहना था कि 7.5 लाख तक का जो है टैक्स फ्री होना चाहिए, इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए 7.5 लाख तक की जो सैलरी है। तो सरकार ने इस बार इस बात को माना है, और टैक्स के स्लैब में भी कुछ बदलाव किया है, वो स्ट्रक्चर भी कुछ बदला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ अपने देश में 2 तरह की टैक्स सिस्टम है, खास करके सैलराइज या टोटल इनकम क्लास के लिए। पहली बात तो अमन जी इस बात को ध्यान रखिए कि अपने देश की टैक्स सिस्टम बहुत फॉल्टी है। ओके। इतनी फॉल्टी है कि अपनी देश की आबादी कितनी है, लगभग 140 करोड़ है। और टैक्स भरने वाले लोग कितने हैं, 4-4.5 करोड़ है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है उसमें। इनडायरेक्ट टैक्स अलग है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी के ऊपर आता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स अगर 140 करोड़ आबादी वाला है,
तो सिर्फ 4 करोड़ लोग कैसे होंगे? हाँ, वो एक सवाल वो है। एक सवाल है। दूसरी बात, इसका मतलब हमारा टैक्स मैकेनिज्म, टैबिंग मैकेनिज्म, हाँ, जिसको टैक्स टैप करते हैं ना, टैप करते हैं, तो हाँ। टैपिंग मैकेनिज्म बहुत फॉल्टी है। हाँ, क्यों फॉल्टी है? क्योंकि अगर आपने भारत में 4 व्हीलर वाले कितने हैं, हम्म, अगर इसका अंदाज़ा लगाया तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। अच्छा, अगर 4 व्हीलर वाले 10 करोड़ से ज़्यादा है तो टैक्स देने वाले 4 करोड़ कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। हर एक 4 व्हीलर वाला टैक्स देने टैक्स दे लायक होना सकता है। चाहिए। यस। तो ये एक अनटैप्ड टैक्स सिस्टम अपना एक डिफेक्ट है। दूसरी बात है कि अपने यहाँ प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं है जो होना चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब जो ज़्यादा अमीर है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, राइट। और जो बिल्कुल कमज़ोर है उसके ऊपर ना के बराबर टैक्स लगना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम जो होनी चाहिए वो अपने देश में नहीं है, उसका भी खामियाजा है। तीसरा एक मेथड जो है कि टैक्स रिबेट सिस्टम जो है वो इंसेंटिव बेस होनी चाहिए। राइट। इंसेंटिव बेस मतलब मैं इसको अगर समझाऊँ तो अगर अपनी जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड था, तो जिसमें किसी परिवार में सिर्फ 2 बच्चे हैं तो उनको टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। राइट। अगर तीसरा बच्चा है तो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट उसके लिए कम होनी चाहिए और बजट टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए। सही बात है। तो ये भी यहाँ अट्रैक्ट कर जिनको एक सकते ही हैं। लड़की है, हाँ, एक ही लड़की है तो उनको टैक्स एग्जम्पशन ज़्यादा मिलने चाहिए। मतलब एक पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में मैं उदाहरण पॉपुलेशन कंट्रोल का दिया है, बाकी भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक कॉमन सिविल कोड है, तो कॉमन सिविल कोड के लिए जो लोग तैयार है अगर उस दायरे में आने के लिए, जो बनता है, जो भी बनता है, तो चलो भाई इनके ऊपर टैक्स नहीं लागू होगा। इस तरह से कोई इंसेंटिव देने की मैकेनिज्म अभी तक नहीं है। देश के लोगों को अट्रैक्ट करनी चाहिए ताकि देश के लोग किसी नेशनल पॉलिसी मैटर में इन्वॉल्व हो। तो ये 4 विषयों को लेकर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अब इस हालात में जब हम वर्तमान सैलरीड क्लास का जो थोड़ा बहुत स्लैब बढ़ाने की बात कही है, तो टैक्स के अपने यहाँ 2 मेथड है। एक पुरानी टैक्स सिस्टम, उसमें कोई 7 लाख का प्रावधान नहीं है, हाँ। वो 5 लाख तक रहेगा। और नए टैक्स सिस्टम में है वो 7 लाख का है। इसलिए अब इसमें ये देखना होगा कि पुराने टैक्स सिस्टम में जो एग्जम्पशन है, ATC, ATD, ATF, ATG, ये कई पुराने सिस्टम में ज़्यादा तो नहीं और नए सिस्टम में कम तो नहीं, मतलब एक पॉकेट से दिया है दूसरे पॉकेट से लिया है। यही तो गेम केंद्र सरकार ने लोगों के साथ खेला है क्या? इसको भी टटोलने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जिनका 30 लाख से ऊपर ज़्यादा इनकम है, उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम मतलब जो 7 लाख एग्जम्पशन वाले सिस्टम है वहाँ शिफ्ट होना ठीक रहेगा। और जो 30 लाख के नीचे है उनको पुराने सिस्टम के साथ रहना ठीक होगा। मतलब 30% स्लैब के ऊपर 15 लाख के ऊपर जो है उनके लिए नई सिस्टम ठीक है, और 15 लाख इनकम जिनका उसके नीचे है उसके लिए पुराने सिस्टम ठीक रहेगी। तो ये 2 सिस्टम है। लेकिन फिर वही मैंने कहा कि एग्जम्पशन कैटेगरी दोनों के लिए क्या समान है, इसको देखे बगैर सचमुच फ़ायदा किसका होगा ये बोलना संभव नहीं है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि केवल 4.5 करोड़ के आसपास ही लोग टैक्स पे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि GST का एक टैक्स जो है कांग्रेस ने उसे लाया था, लेकिन बीजेपी ने बाद में उसे पहले अपोज किया, फिर उससे इम्प्लीमेंट भी किया। तो कांग्रेस के सामने जब 2014 में 12.36% जो तो हाईएस्ट टैक्स था, तब GST था, सर्विस टैक्स था। तो आज भी कई ऐसे लोग, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज भी कई ऐसे लोग होते हैं कि जो टैक्स देना नहीं चाहते, टैक्स छुपाते हैं भारत में। और आपने कहा कि टैपिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो ये जो GST का अभी हाईएस्ट टैक्स 28% भी है कुछ, लेकिन एक इन जनरल देखा जाए तो 18% कम से कम टैक्स आता है। तो ये इससे सरकार को सच में बेनिफिट होता है या फिर सरकार पॉलिटिकल दबाव के कारण एक्शन नहीं ले पाती? कि अपने देश में टैक्स चोरी का जो रेशो है वो दुनिया में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पहले इसके लिए क्या कहते थे कि पूरी ब्लैक इकोनॉमी है, इसलिए उसको डिजिटल इकोनॉमी बना दो।
लेकिन डिजिटल इकोनॉमी बनाने के बावजूद टैक्स चोरी का जो रेशो है, मैं इसका उदाहरण बिजली चोरी और टैक्स चोरी, ये दोनों से जितना घाटा होता है उतना किसी क्षेत्र में ज़्यादा घाटा नहीं होता। बराबर है। आज इसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिजली चोरी का खामियाजा जो बिल देते हैं उनको भुगतना पड़ता है, और टैक्स चोरी का खामियाजा जो टैक्स भरते हैं उनके माथे पे आ जाता है। सही बात है। तो ये टैक्स चोरी जो है वो रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, करेंसी सिस्टम बंद होगी, डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म आएगा, ये उन्होंने 1 साल 2 साल तो शुरू किया बड़े धूमधाम से, लेकिन फिर एक बार वो ओल्ड सिस्टम की तरफ जा रहा है। जिस तरह से 1000 रुपीज़ की नोट बंद होना, 2000 की रुपीज़ नोट लाना, और आज 2000 रुपीज़ की नोट मार्केट से लगभग गायब होना, तो उसकी भी होर्डिंग है ना। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए, और इसीलिए टैक्स चोरी रोकने के लिए एक कड़े कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर कड़े उपाय योजना करने की ज़रूरत है। वो एक हो गया। दूसरी बात जो है कि जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स लगा है, इससे कमर किसकी टूटी है? एक साधारण आदमी की टूटी है। आप पहले होटल में जाए, इडली सांभर खाए तो कोई टैक्स नहीं था, अब इडली सांभर खाए आप तो भी टैक्स है। आप आज वो माचिस की डब्बी तीलिया वाली खरीदते हैं, पहले कोई टैक्स नहीं था। बहुत सारी बातें टैक्स पे लगी हैं। तो ये इनडिस्क्रिमिनेशन बड़े पैमाने पे आया कि साधारण आदमी के ऊपर जो टैक्स देने की हैसियत में नहीं है, जो कोई टैक्स के दायरे में नहीं है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन देना, इसका मतलब उसकी जो परचेसिंग पावर है, जो कंज्यूमर मार्केट बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है, वो परचेसिंग पावर उसकी कम करना है। और जब परचेसिंग पावर आप लोगों की कम करते हो तो नेचुरली प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम होता है तो नेचुरली इंडस्ट्री फ़ायदे में कम रहती है, नेचुरली उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो ये एक विशियस सर्कल में इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में ये जीएसटी के सिस्टम से रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है, लेकिन उसके ये जो साइड इफ़ेक्ट है, मतलब मेन डिसीज़ क्योर करने के लिए आपने वो, जैसे वो कोविड के टाइम में देते थे ना, वो एक डोज देते थे, क्या बोलते थे उसको, एक इंजेक्ट करते थे, उसका असर किडनी पे होता है, रेमडेसिविर। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, तो इस तरह जीएसटी के साइड इफ़ेक्ट से साधारण आदमी का अर्थव्यवस्था में फिर दबे रहना बनता है, और ये उसके साथ अन्याय होता है। और कॉर्पोरेट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स जो 28% हुआ करता 2014 में, वो काफ़ी कम कर दिया मोदी सरकार ने। तो ये क्या कॉर्पोरेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान बने हुए हैं? एक्चुअली कुछ लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूंजीपतियों की सरकार इसलिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इतनी मेहरबान है कि जैसे देखो, आपने जो एक उदाहरण दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स लगभग अब 10-12% तक लाया, ओके, इतना मेहरबान क्यों? हाँ, एक सवाल। दूसरी बात, वेल्थ टैक्स था इस देश में अमीरों के ऊपर, उनकी संपत्ति के ऊपर। गवर्नमेंट ने उसको एबॉलिश कर दिया, हटाया, बिल्कुल वेल्थ टैक्स को हटाया। अब वेल्थ टैक्स से हटाया तो उससे जो बड़ा रेवेन्यू आता था वो ख़त्म हो गया। तीसरी बात देखो, अपने देश का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंके का लिया हुआ कर्जा होता है, वो कौन लेता है? बड़े उद्योगपति लेते हैं। वो बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकॉन्स, ये लेते हैं। अब उसकी रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी नहीं होते तो आप उसको राइट ऑफ कर देते हो। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? फिर आप उनके ऊपर मेहरबान होते हो, उनके ऊपर सख्त कोई एक्शन नहीं है। फिर एक वन टाइम सेटलमेंट के सिस्टम है। 20 करोड़ का कर्जा है, आप 10 करोड़ में सेटल कर देते हो। और फिर जब बैंक घाटे में जाती है तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पूल किया हुआ लोगों के टैक्स से जमा किया हुआ पैसा है,
वो फिर बैंक इंडस्ट्री में पंप किया जाता है। मतलब कारपोरेट टैक्स की कारपोरेट लोगों की बैंकिंग सेक्टर के लोन डुबाने के तरीके, उसकी भरपाई कौन करता है? फिर आम टैक्स पेयर करता है, रिजर्व बैंक के माध्यम से। तो ये कौन सा तरीका है भाई? अगर स्टेट बैंक है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक अगर कुछ अपने कस्टमरों को कर्जा देती है तो रिकवर करने की मैकेनिज्म उसके पास होनी चाहिए। उसके बजाय वो लोन को राइट ऑफ किया जाता है, बैड डेट दिखाया जाता है, एनपीए दिखाया जाता है, और वो बैंक की ज़रूरत पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को फिर उसमें कैपिटल डालना पड़ता है। ये बहुत घटिया तरीका है नेशनल इकोनॉमी को मैनेज करने का। इसको मैनेज करने के बजाय मिसमैनेज करना, ये कहना ये बिल्कुल ठीक होगा। जिसमें मोदी सरकार पिछले 5-6 बार बैंकिंग इंडस्ट्री को कैपिटल पंपिंग करती है, तो बैंकिंग सेक्टर कितना अंदर से खोखला हुआ है, ये भी उसका सबूत मिलता है। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए पूंजीपति के ऊपर मेहरबान होना और किसानों की सब्सिडी कम करना, एजुकेशन सेक्टर की सब्सिडी कम करना, फिर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए जो इंसेंटिव है वो कम करना, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। और इसीलिए तो मोदी सरकार के ऊपर जो आरोप लगता है कि ये कारपोरेट सरकार है, कारपोरेट क्लास के लिए कारपोरेट सरकार के माध्यम से उनका इंटरेस्ट देखती है, प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल, ये जो है पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कहता है, भले ही आम आदमी को कितना ही पीसा क्यों न जाए। और आम आदमी को, मध्यम वर्गीय को काफ़ी बड़े पैमाने पे इससे जो होता है फाइनेंशियल बर्डन आता है। और सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जिस तरह से इस बजट में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने की बात कही गई है, लेकिन इतने करोड़ बेरोजगार हैं युवा देश के अंदर में, तो उनके लिए कोई नया स्कीम, कोई नया सिस्टम या बेरोजगारी दूर की जाए, इसके लिए कोई सिस्टम नज़र नहीं आता। इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, अभी आप लोगों ने काफ़ी सारे साथियों ने अर्थ मंत्री का बजट भाषण सुना है। वो मीडिया में भी आया, पब्लिश पे है, पब्लिक डोमेन में है। उसमें 2-3 बातें उल्लेखनीय है। कौन सी उल्लेखनीय है? जो उन्होंने कही नहीं है। अब कौन सी नहीं कही है? तो उसमें देखो, 2020 में नया शिक्षा नीति लाई, बहुत बोलबाला किया, ड्रम बीट किए। उसके बारे में एक स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं कहा बिल्कुल, कि भाई हमने पिछले 3 साल में ये किया और आगे हमारा ये प्लान है, एक लफ्ज नहीं। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार की निर्मित, इसके बारे में भी एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमारे सरकार के इस नीति के कारण या इस इन्वेस्टमेंट के कारण देश में इतनी नौकरियां उपलब्ध होगी। एक स्टेटमेंट अर्थ मंत्री के भाषण में नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है? देश के सामने 2 बड़ी समस्या है, एक बेकारी की, दूसरी महंगाई की तो है ही, बहुत बड़ी पैमाने पे है, और साथ साथ अब नई जो समस्या उभर कर आई है वो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक देश में जो आर्थिक विषमता बढ़ी है, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। सही बात है। जबकि भारतीय संविधान की धारा 38 और 39, 38 एंड 39, ये संविधानकर्ताओं की दृष्टि को साफ करते हुए कहता है कि इस देश के अर्थव्यवस्था के साधन, देश के संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इकट्ठे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अगर ऐसे होते हैं तो वो देश के लिए खतरा है। ये भारतीय संविधान की 38, 39 आर्टिकल में साफ साफ लिखा है। अब दुनिया के कई सारे एजेंसी के रिपोर्ट आए, जर्मनी की ऑक्सफैम, उसका अभी रिपोर्ट आया, इसको लेकर एक लफ्ज नहीं अर्थ मंत्री के भाषण में कि देश की संविधान तो कहता है ना, हम सामाजिक और आर्थिक समता बढ़ाएंगे, और यहाँ जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण जो खतरे पैदा हुए, बिल्कुल जिक्र नहीं। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बिल्कुल जिक्र नहीं।
रोजगार कैसे पैदा करेंगे इसका कोई जिक्र नहीं। महंगाई के बारे में नो स्टेटमेंट, एज इफ महंगाई की हमें आदत हो गई है और इसके साथ जीना है, ये सरकार मान के चल रही है और इसलिए इन्फ्लेशन को रोकना, इसके कोई इंतज़ाम करते ऐसे नज़र नहीं आती। तो ये 2-3 मोर्चे पर सरकार का जो रवैया इस बजट में दिखा, खास करके रोजगार, महंगाई, आर्थिक विषमता, ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं जो सरकार ने बिल्कुल नज़रअंदाज करके कोई नीति स्पष्ट नहीं की है, बल्कि जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। इस तरह का रवैया इस बजट में अर्थ मंत्री ने, मतलब केंद्र सरकार ने जो अपनाया है, वो उसका एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट या सकारात्मक जो इफेक्ट होना चाहिए वो अर्थव्यवस्था के ऊपर नहीं होगा। जी बिल्कुल, सकारात्मक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि महंगाई रोकने के कोई इंतज़ाम नहीं है, बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जाए इसका कोई इंतज़ाम नहीं है, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 साल से अधिक का समय हुआ है और आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है फ्री, और उसके लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान अभी कर रहे हैं, और ये डर से इसको बार बार बढ़ाया जा रहा है कि शायद इलेक्शन में इसका फायदा हो। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आप लोगों को एम्पावर नहीं कर रहे, कि वो परचेसिंग पावर नहीं डेवलप कर रहे और 5 किलो राशन से उसको मैनेज कर रहे हैं। यही तो बड़ी विडंबना है कि एक तरफ सरकार बड़े ढोल बजा रही है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम है, कोई बुरी बात तो है नहीं, सच्चाई है। लेकिन अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, लेकिन जो मानव विकास इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें भारत का नंबर 136 है। सबसे तो कहाँ है भारत उसमें? फिर ये भारत में इतना बड़ा एक जन संसाधन, ये एक साधन है, पॉपुलेशन, इसको अर्थशास्त्र में हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ये ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट का दर्जा बिल्कुल 116 नंबर पे, 116 नंबर पे। फिर वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक ये पावर्टी हंगर इंडेक्स आ गया, भूखे लोगों का, उसमें भी इंडिया की बड़ी नीचे तक कदम है। सही बात है। और दुनिया में शांति और आनंदी जीवन जीने वाले जो लोगों के बारे में एक रिपोर्ट आती है, उसमें भी भारत 130 के पीछे है। सही बात है। तो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बहुत नीचे, मानव विकास बहुत नीचे, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत नीचे। ये बजट में ये भी बात देखिए, जो एंटी पावर्टी प्रोग्राम होता है, उसका एक बजट होता है, वो कल एलोकेशन काफी कम हुआ है। हाँ, ये कद अभी कम हुआ। मतलब एक तरफ से आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात करते हो और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तगड़ी हुई है। तो फिर इतनी अर्थव्यवस्था अगर तगड़ी हुई है तो इतने लोगों को फ्री राशन क्यों देना पड़ता है? इसका सीधा और सटीक जवाब देने में सरकार असमर्थ है। दूसरी तरफ आप पावर्टी के अस्तित्व नकारते हैं, गरीबी के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि अभी अपने पास आंकड़े नहीं है पावर्टी लाइन के नीचे कितने, ऊपर कितने। पहले ये आंकड़े होते थे, मोदी सरकार ने चालाकी से ये सब बंद कर दिया। अच्छा, इसलिए प्लानिंग कमीशन नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि इतने नीचे है इतने ऊपर है, अब कुछ नहीं, तो ये लगभग ख़त्म कर दिया। लेकिन जब 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, समझ में आता है, तो 140 करोड़ वाला भारत, 80 करोड़ मतलब लगभग 60% लोग तुम्हारे गरीब हैं। 60 करोड़ लोग तुम्हारे देश के गरीब है, तो ये कौन सी अचीवमेंट है? और इसलिए पावर्टी एलिवेशन के बजट, फिर छोटे छोटे जो बजट होते हैं, जैसे एक लाइव मिशन वगैरह, ऐसे छोटे बजट होते हैं। इवन ड्रिंकिंग वाटर का बजट कम कर दिया। अब ये कौन सी बात है मुझे बताओ? एक तो गांव खेड़े में रहने वाले मनरेगा जैसे मजदूर, उनका बजट कम, देश के माइनॉरिटी 18%, उसका बजट कम, और शेड्यूल कास्ट का तो जिक्र ही नहीं किया इस पर।
जो 16% आबादी वाला शेड्यूल कास्ट का देश का तबका है, शेड्यूल कास्ट के बारे में एक भी स्कीम हम शेड्यूल कास्ट एम्पावरमेंट के लिए कर रही है, ऐसा एक भी स्टेटमेंट अर्थ मंत्री के भाषण में नहीं आया। तो कई मायने में सरकार ने लगभग प्लानिंग की है कि नहीं, इकोनॉमिक मेथड्स का नियोजन किया है कि नहीं, इसी बात के ऊपर सवाल है। क्या ये एनुअल स्टेटमेंट रख दिया? हाँ। कोई प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल। तो सर का मानना यह है कि ये केवल एनुअल स्टेटमेंट सरकार ने मात्र रख दिया है, कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मनरेगा जैसी स्कीम जिससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता था, वो उसका भी सिम का एलोकेशन कम कर दिया, माइनॉरिटी का बजट काफ़ी कम कर दिया, तो बहुत सारे जो सोशल सर्विसेज, सोशल सेगमेंट थे, उनका सबका बजट काफ़ी कम कर दिया। तो इस माध्यम से जो था वो सारा बजट कम करने के कारण क्या असर आने वाले दिन में हो सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? 2 उदाहरण लेते हैं हम, हाँ। जिनका अभी तक हमने जिक्र किया, वो एक एजुकेशन सेक्टर और एक हेल्थ सेक्टर। अब ये दोनों आज़ादी से हमेशा निगलेक्टेड रही है, हमेशा, आज तक अभी भी निगलेक्टेड है। ये दुनिया के जो मेजरमेंट के लेवल है उसके हिसाब से एक भी नहीं है पूरा, ना हेल्थ सेक्टर में, हाँ। ना एजुकेशन सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5% ऑफ जीडीपी ये आरोग्य सुविधा के ऊपर खर्चा होना चाहिए। हम कितना करते हैं? 2.3, मतलब 2.5% भी नहीं है। और हालत बदतर है सारे देश के, हाँ, सारे देश अस्पताल में। है। और हम इसको क्या कह रहे हैं? अमृतकाल। अमृतकाल कह रहे हैं। ये अमृतकाल है हाँ। कि देश में मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है। हाँ। और ये कोविड ने एक्सपोज कर दिया था। तो ये किसके ऊपर असर करेगा? धन्ना शेठों की औलाद तो मेडिसिन ट्रीटमेंट ले लेगी, देश विदेश में जाएंगे, हाँ। लेकिन आम गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये एक परिणाम है। हाँ। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र के लिए उचित बजट अलोकेशन होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। अभी भी फिर वही 1964 में कोठारी कमीशन था। हाँ। उसने कहा था 6% ऑफ जीडीपी दे दो। बिल्कुल। अभी भी हम 2.5%, 3% के ऊपर नहीं जा रहे। मीडिया के सामने पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं, मेरे पास भी आंकड़े हैं कि सरकार शिक्षा और आरोग्य, हेल्थ, इनको जब निगलेक्ट करती है तो रोज़गार, इकोनॉमिक सिस्टम में इंसेंटिव, किसानों के लिए इंसेंटिव, इस देने की बात तो बहुत दूर रहती है। और इसलिए सरकार एक तरफ से वेलफेयर स्कीम को कम कर रही है, बिल्कुल वेलफेयर स्कीम को एक तरफ से कम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, एक तो स्टेट का रोल बहुत कम करते जा रही है। तीसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। चौथा, कारपोरेट क्लास के लिए बड़ी बड़ी सुविधा दे रहा है। और पांचवा, जो देश के लिए आवश्यक है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर आज भी अपने भारत की 46% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर देता है। 46%। ओके। इंडस्ट्री नहीं देती है। सबसे ज़्यादा आज भी हमारा एम्प्लॉयमेंट का साधन खेती है, एग्रीकल्चर है। उसमें 46% देश की एम्प्लॉयमेंट आती है। तो उस खेती को भी आज आप निगलेक्ट कर रहे हो। कौन से इंसेंटिव है? बीज है, बियाणीज है, फर्टिलाइजर से, उसके ऊपर भी सब्सिडी आपकी कम होती जा रही है। सब्सिडी कम होती है, या रिसर्च होता है वो कम होते जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्टर को निगलेक्ट करना और सिलेक्टिव उद्योगपति, रिच, एलाइट क्लास को प्रायोरिटी देना। अब देखो, इसका एक और बिल्कुल एक्सपोज हुआ उदाहरण, सरकार ने स्मार्ट सिटी का कितना गाजा-वाजा किया था। हाँ। क्या हुआ स्मार्ट सिटियों का? नहीं बनी। स्मार्ट सिटी के नाम पे खाली झोपड़पट्टियाँ के लोग हटाकर उनको शहर से बाहर फेंकने का काम हुआ। हाँ। उससे ज़्यादा कोई उसमें काम नहीं हुआ। तो ये इस तरह की अगर अनप्लान इकोनॉमिक चलाने की तरीका होगी तो भविष्य में उसको देश के बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो नुकसान उठाने के मौके कैसे आते हैं? वो अदानी कंपनी के जिस तरह से शेयर नीचे आ गए,
तो फिर सरकार की, LIC की इन्वेस्टमेंट, स्टेट बैंक की इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर सवाल खड़े हुए। ये देश के गलत आर्थिक नीति का परिणाम। जी, ये इस देश के गलत आर्थिक नीति का परिणाम है और इसका खामियाजा जो है देश के आम आदमी को, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को उठाना पड़ता है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि हम तो जानते हैं, मानते भी हैं कि सरकार की जो पॉलिसी नीति जो होती है वो विशेषता पूंजीपतियों के हक में होती है। अगर एक अच्छा बजट बनाने की कोशिश की जाए या एक कहा जाए कि एक अच्छा वेलफेयर बजट कैसा होना चाहिए, तो आप किस तरह से, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, तो आप किस तरह से एक बजट पेश करेंगे अपना? एक तो मैंने टैक्स रेजिम बताया। हाँ। और टैक्स रेजिम रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। हाँ। और जो जितना वेल्दी है उसके ऊपर टैक्स का बोझ, मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम इस देश में आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स चोरी करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि आप अभी टैक्स किससे लेते हो? जो सैलरी क्लास है उसके तनख्वाह से डिडक्ट करते हो, या जो बैंक में रखता है उसका TDS कट करते हो। लेकिन जो सैलरी क्लास नहीं है उसके साधन का पता ही नहीं होने देता, तो वो टैक्स चोरी है। दूसरी बात, जो सैलरी क्लास के अलावा मार्केटेबल बिजनेस या छोटे मोटे उद्योगों में लगता है, उसकी भी टोटल इनकम कई है, कितनी है, इसका वो अंदाज़ा नहीं होने देता। होर्डिंग करने वाले लोग, होर्डिंग करने वाले, और इवन बैंक लॉकर में जो संपत्ति रखते हैं लोग, क्या उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए? वो भी तो देश की संपत्ति है। मंदिरों के संपत्ति के ऊपर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए। और मेरा तो सीधा सुझाव है, मंदिरों के संपत्ति के ऊपर अगर ज़्यादा टैक्स लगाया तो उस टैक्स से जो इकट्ठा हुआ पैसा आएगा वो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के लिए लगा लो। ये प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस तरह की एक टैक्स सिस्टम की प्रायोरिटी ला सकते हो। दूसरी बात, आपको लेबर इंटेंसिव मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब रोजगार उपलब्ध करने वाले मेथड की तरफ जाना होगा, क्योंकि रोजगार नहीं आएगा तो पूरा जो सर्कल है रुकता है। रोजगार आएगा तो आदमी के जेब में पैसा आता है, पैसा आता है तो वो मार्केट में जाके खरीदेगा, तो उसकी परचेसिंग पावर क्रश होती है, तो नेचुरली जो प्रोडक्ट खरीदेगा उसका डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, वो साइकिल शुरू होता है। हम यहाँ उसको रोकने की कोशिश में लगे हैं। अगर आप उसको रोकेंगे तो फिर आपका साइकिल ही पूर्ण रुक जाता है, इकोनॉमिक का एक रुका हुआ रूप आपको देखना पड़ता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी। तीसरी बात, हम थोड़े गंभीरता से सोचे, जापान और सिंगापुर की तरफ थोड़े देखें। चाइना का उदाहरण देंगे तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन चाइना तो हमारे बाद 48 में आज़ाद है। लेकिन जिस तरह से चाइना ने अपने बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर एक ओवरटेक किया, सिंगापुर भी अपने बाद में आज़ाद हुआ है, बहुत गरीब था, जापान भी। तो ये तीनों देश की जो मॉडल है, उन तीनों देश ने जिस तरह से अपने बेसिक सेक्टर पर फोकस किया, हेल्थ पर फोकस किया, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, या इवन सिंगापुर का उदाहरण दे दें तो एक आप इसमें बात ध्यान में रखें, सिंगापुर की सारी कारपोरेट कंपनियां ये प्राइवेट मालिकी की नहीं होती है, ये गवर्नमेंट की मालिकी की होती है। अच्छा। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप कैसे करोगे, तो प्राइवेट कारपोरेट को अलाउ डेवलप क्यों करेंगे? बिल्कुल ठीक है, आप एंजॉय करो, रन करो, लेकिन उसकी मालिकी गवर्नमेंट के जैसे, या तो पूरे के पूरे प्रोडक्शन में गवर्नमेंट लगी हुई है। इवन इसमें SEZ जब आया था, तो चाइना ने क्या किया था, SEZ में आपको सुविधा मिलेगी जो चाहे, लेकिन उसकी मालिकी किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास। अपने गवर्नमेंट ने क्या किया, खुला प्राइवेट कर दिया, मालिकी भी आपकी। तो बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बेसिक रिफॉर्म्स ये लगाने चाहिए, और जो नेशनल पॉलिसी के साथ आना चाहता है उसको टैक्स बेनिफिट बड़े पैमाने पे देना चाहिए। एजुकेशन के लिए बहुत सारे फायदे देने चाहिए। ये अगर सोशल सेक्टर, क्योंकि आखिर देश का विकास मतलब क्या? देश के मेजॉरिटी लोगों का विकास। अगर मेजॉरिटी लोगों का विकास नहीं है
तो आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया में पहले नंबर की है या 5वें नंबर की है, इस बात का कोई मायने नहीं रहता। इसलिए पूरी इकोनॉमी, पूरे देश के संसाधन देश के सभी लोगों के हित में लगने चाहिए। ये फाइनेंशियल मैटर की पहली बात गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही सटीक तरीके से सर ने हमें बजट क्या होता है ये समझाया। और अगर अच्छा बजट, लोक लुभावन बजट करना है तो देश के सभी वर्गों के लोगों के हितों में अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ही ये सक्सेसफुल बजट हो सकता है। केवल पूंजीपतियों के लिए अगर बजट बनाए तो सक्सेसफुल मॉडल नहीं हो सकता। सर ने सिंगापुर का भी एग्जाम्पल दिया, जापान का भी दिया, चाइना का भी दिया कि चाइना में भले ही SEZ हो लेकिन उसकी जो मालिकियत है वो सरकार के पास में होती है, और यहाँ धड़ल्ले से जो है प्राइवेटाइजेशन करके बेच दिया जाता है, और सारा का सारा बेनिफिट जो है वो कारपोरेट हाउसेस को देने की कोशिश बीजेपी की गवर्नमेंट होती है या फिर उसके पहले भी गवर्नमेंट ने किया है। तो सर आपने बहुत ही आसान तरीके से बजट के बारे में हमें समझाया, बजट में किस तरह से सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे फोकस किया जाए, रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर आपने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया। आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।